गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों की उम्मीद है आप लोगों ने विंटर वैकेशन अच्छे से स्पेंड किए होंगे और आपके जो टीचर्स ने आपको असाइनमेंट्स दिए थे वो आपने पूरे किए होंगे। एनीवे, अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास और दोबारा से स्टडीज़ के ऊपर लौट के आते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जब हमारे ब्रेक्स हुए थे, जब स्टडी ब्रेक हुआ था हमारा एग्ज़ाम्स वगैरह के कारण, तब हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस के अंदर। तो आज उसी चैप्टर को नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द, मार्क करते चलिएगा इसको, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the plane mirror. The size of image is same as that of object. ये सारी क्वालिटीज हैं वो इमेज की जो हमारे को प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। When we see our image in plane mirror, then we find, फाइनल नहीं होगा यहाँ पे फाइंड आएगा, फाइनल नहीं है, FIND फाइंड आएगा, that our right part seems to be left part and left part seems to be right part in the image. Same as the letter P written on a paper and placed a paper towards mirror, then you see the Q in the mirror. The apparent reversal of image in a plane mirror is called lateral inversion. Can you think that why the mirror cannot form image up to down invested? Invested नहीं आएगा, यहाँ पे inverted आना चाहिए, INVERTED। inverted मतलब उल्टी। मतलब मान लीजिए अगर ये जैसे पेंसिल है तो ये अगर सीधी है तो ये हो गई इन्वर्टेड, इस तरीके से। इफ वी सी केयरफुली देन मिरर डू नथिंग इटसेल्फ। वी यूज टू रोटेट राइट इमेज। इफ वी प्लेस्ड आउट आवर फेस एंड मिरर इन द सेम डायरेक्शन देन आवर बैक इज टुवर्ड्स द मिरर, सो वी शैल नॉट see the नहीं आएगा, see our image. In the same manner, if you place the mirror in front of you such that your face is in the north direction, now indicate your hand in east direction, then you will find that your image also indicate towards east direction. Now indicate your hand in the north direction towards the mirror, then you will find that the image of your hand indicate towards the south. If we cut the image of P from cardboard or take the letter P found in toys and stand in front of mirror by taking it in your hand, then you find you and your image pick out the letter P. So your left hand appears to be right. Now you understand that you write the letter P on paper and move towards the mirror and see the letter P in the mirror, then you see the letter Q in the image. You rotate the paper at the angle of 180 degree already and you see the cutting of letter P in the mirror, then you see the image as P. If you paint the red color on one side of the blue color and the blue color on the other side, then you will find that you see red color of P, then you see the image of P of blue color in mirror. इस पूरी बात का सिंपल सा मतलब यह है कि जो इमेज बनती है, पहली बात तो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज मतलब वो इमेज एक्चुअल में है नहीं, हमें लग रहा है कि वो है। मिरर के अंदर हम होते थोड़ी हैं, हमारी इमेज होती है। साइंस के लैंग्वेज के अंदर, अगर प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज वो इमेज कहलाती है जिस इमेज को हम किसी दूसरी स्क्रीन पे या दीवार पे नहीं ले सकते। एग्जाम्पल ऐसे मानिए कि अगर हम अपनी शक्ल, अगर प्लेन मिरर जिसमें हम अपनी चेहरा देखते हैं सुबह शाम, वो प्लेन मिरर कहलाता है। अब मान लीजिए अगर मैं उसके अंदर अपने आप को देख रहा हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी जो शक्ल उसमें दिख रही है मैं उस चाहूँ तो कि उस रिफ्लेक्शन का, जो मेरी शक्ल का रिफ्लेक्शन वहाँ देखने को मिल रहा है, वो रिफ्लेक्शन मिरर से होके किसी दूसरे पेपर पे पड़े और वहाँ पे मेरी शक्ल दिखने लगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, यानी इसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज होना। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, उतनी ही दूरी पे होती है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, यानी जितनी दूरी पर अगर मैं मिरर से खड़ा हूँ मेरी इमेज भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी जिससे वो उतनी ही दूरी पर खड़ी हुई है। तो यानी इमेज विल बी ऑन द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट।
थर्ड बात होती है इमेज का साइज वही होता है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। मेरा अगर मैं मिरर में अपना फेस देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मेरा फेस एक्चुअल फेस से या तो छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है। अगर प्लेन मिरर है तो ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात क्या, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये लैटरल इन्वर्शन होता है। लैटरल इन्वर्शन का मतलब जो मेरा राइट हैंड है एक्चुअल में वो इमेज के अंदर मेरे को ऐसा लगेगा, मिरर में जब मैं देखूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा जैसे वो मेरा लेफ्ट हैंड है। ये कहलाता है लैटरल इन्वर्शन। या अगर आप इसको ऐसे ना समझ पा रहे हैं तो आप लेटर पी को आप या तो कट करें या कोई टॉयज़ के अंदर, जो बच्चों के टॉयज़ के अंदर लेटर पी मिलता है अल्फाबेट के अंदर, उसको लेकर अगर आप मिरर के सामने रखेंगे तो लेटर पी आपको क्यू के जैसा दिखाई देगा। तो ये कहलाता है लैटरल इन्वर्शन और यही कारण है। अच्छा, कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्बुलेंस होती है उसका नंबर उल्टा क्यों लिखा होता है। एम्बुलेंस आपने देखी होगी ना जो पेशेंट्स को लेके जाती है, आप कभी भी देखना उसके फ्रंट में जो एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा लिखा हुआ होता है। तो उल्टा क्यों लिखा होता है, ये आपके कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका रिप्लाई ये है कि ये जो लैटरल इन्वर्शन जिसकी बात अभी हमने की है, इस लैटरल इन्वर्शन के कारण अगर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ होगा तो हमारे को पढ़ने में नहीं आएगा। जब हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं मान लीजिए बाइक पे वगैरह पे और मिरर में पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको अगर हमने देखा तो लैटरल इन्वर्शन के कारण अगर एम्बुलेंस वहाँ पर मिरर पे सीधा लिखा होगा, गाड़ी पे एम्बुलेंस पे सीधा लिखा होगा तो हमें नहीं दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा हमें, तो हम समझ नहीं पाएंगे। एम्बुलेंस के फ्रंट में उल्टा लिखा हुआ होता है, इसलिए लैटरल इन्वर्शन के बाद जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो लैटरल इन्वर्शन के बाद तो हमको सीधा सीधा दिखाई देता है और हम इमीडिएटली पढ़ लेते हैं अच्छा एम्बुलेंस आ रही है, ताकि हम आसानी से उसके लिए रास्ता छोड़ दें। एनीवे, अब आगे चलते हैं। ये प्रूव करने वाला एग्जाम्पल है, कई बार इसको मेजर क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे एक बार। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या प्रूव करने को कहना है, ये प्रूव करने को कहना है कि हम ये प्रूव करके बताइए कि साहब मिरर के अंदर जो इमेज दिख रही होती है वो उसकी डिस्टेंस उतनी ही होती है क्या जितनी कि हमारी डिस्टेंस मिरर से है। तो इसके अंदर एक डायग्राम बनाया तो आप यहाँ पे देखें, ये P और P डैश तो है मिरर, M और M डैश तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट P है, ये P खड़ा हुआ है, ये P यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमारे को दिख रही है P M P डैश। अब होता क्या है कि यहाँ से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हुई, एक तो पहुंची O पे और सेकंड रे, हमने जब रे डायग्राम के बारे में भी हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे रे डायग्राम जब भी हम बनाते हैं सिर्फ हम दो लेते हैं, सिर्फ दो रे लेते हैं, बहुत सारी नहीं लेते, ताकि दो लेने के पीछे लॉजिक ये है कि दो लेने से हमारा सिर्फ दो रे लेने से हमारा काम चल जाता है और मेरा जो हमारा डायग्राम बनता है वो थोड़ा क्लीन बन जाता है। अदरवाइज हम बहुत सारी लेंगे तो हमारा डायग्राम क्लीन नहीं बनता है। तो ये दो हैं, एक रे निकल के पॉइंट O पे स्ट्राइक कर रही है, दूसरी O डैश पे, और ये हो रहा है रिफ्लेक्शन होकर जा रही है, ये जा रही है O वाली तो जा रही है Q डायरेक्शन में और O डैश वाली जा रही है Q डैश डायरेक्शन में। यहाँ पे N और N डैश नॉर्मल है, नॉर्मल के बारे में हम जानते हैं। फिर जब हमने इस OQ और O डैश Q डैश को हमने इस तरफ एक्सटेंड किया, बढ़ाया इसको, तो ये दोनों रे जाकर पॉइंट P पर मिल रही है, यानी जहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। ये कुछ एक एंगल से एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10। अब देखते हैं कर क्या रहे हैं। सो M डैश इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच रेज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट P टू PO एंड PO डैश। M डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर है जिसके ऊपर दो इंसिडेंट रे PO और PO डैश इंसिडेंट हो रहे हैं। इसका ये रिफ्लेक्ट होकर OQ और OQ डैश की तरफ, O डैश Q डैश की तरफ जा रही है। अब जब इन रेज को हमने एक्सटेंड किया तो एक वर्चुअल इमेज बन रही है P डैश पे। ON और ON डैश ये क्या है, ये है मिरर के नॉर्मल्स हैं। और ट्रायंगल POO डैश यानी POO डैश, इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, कौन कौन सा, एक तो ये वाला ट्रायंगल ये जो बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल P डैश OO डैश। इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो साइड OO डैश कॉमन है। हमने कंग्रुएंसी पढ़ी थी, बेसिकली हम कंग्रुएंसी के थ्रू उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो साइड OO डैश
इक्वल है और हम जानते हैं इक्वल चीज़ कॉमन चीज़ इक्वल होती है, तो ये कॉमन है। फिर रिफ्लेक्शन से मैं क्या बता, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ये हम जानते हैं बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि नॉर्मल 90 का है, 90 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 90 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो एंगल 4 मिल रहा है। और क्योंकि 2 और 3 इक्वल हैं तो यानी एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल होंगे तो एंगल 9 और एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 9 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल पी ओ डैश ओ यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हमने क्या किया, हमने ASA कन्वर्जेंसी का जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, उस ASA क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो हैं ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं। अब क्योंकि कन्ग्रुएंट हैं इसलिए PO और P डैश O ये दोनों इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल हो गई, यानी पी ओ डैश P डैश O डैश की इक्वल हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रायंगल POM, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, इसकी और इसकी, अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो MO कॉमन है हमारा, एंगल 1 और एंगल 9 इक्वल है एंगल 149 से, और PO और P डैश O ये दोनों हम पहले इक्वल, इनको हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके कारण ट्रायंगल PO डैश M यानी ये और ये एंगल कन्ग्रुएंट हो गए। अब कन्ग्रुएंट हो गए तो हम जानते हैं कि कन्ग्रुएंट के अंदर CPCT के थ्रू करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी PM और P डैश M दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमने कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PM और P डैश M की लेंथ इक्वल होगी, यानी कि इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी की दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। सच मिरर हैव अ कर्व्ड सरफेस एक्सेप्ट द प्लेन मिरर। इन such type of mirrors, the image is formed in different shapes. The size of images depend upon the size of the curved surface of mirror. Such mirror which have spherical reflecting surface is called spherical mirrors. We can assume the surface of it is a part of hollow sphere. The spherical mirror have two types. Such reflecting surfaces which are curved inside are called concave mirror. Underline कर लीजिए इसको. The outer or back convex surface coated with reflecting material layer of silver and aluminum for safety. After it, the layer is colored. To take the accurate observation in scientific equipment, we use a reflective cover on the internal surface of concave mirror rather than using a reflective cover on the convex surface of a concave mirror. Such spherical mirror surface which have used the outer surface as reflecting surface is called convex mirror. The inner surface of it is coated with the reflecting material and colored so that the reflection occurred by the convex surface. तो अब देखते हैं, पहली बात तो ये जो चीज़ है अगर ये कर्व्ड इन है इस तरीके से तो ये कहलाता है कॉन्केव, और कर्व्ड आउट है इस तरीके से तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स। कर्व्ड इन कॉन्केव, कर्व्ड आउट कॉन्वेक्स। ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये आपको जब आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से आपको उसमें भी डायग्राम में जब मान लीजिए ये बनाया आपने तो आपको इस तरीके से जो जिस सरफेस पे हमारी पॉलिश हो रखी है उसके ऊपर आपको इस तरीके से लाइंस खींचनी पड़ेंगी, तो ये बताने को ये कंपलसरी है इस रे डायग्राम में कि ये वाली सरफेस जो है इसके ऊपर पॉलिश हो रखी है, कोई प्लेटिंग हो रखी है जिसके कारण ये मिरर रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो
ये वाली कहलाती है पॉलिश्ड साइड और ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी यहाँ पे से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये हुआ कॉन्केव मिरर। इसके अंदर आमतौर पे एल्यूमिनियम एंड सिल्वर की पॉलिश करके कलर कर दिया जाता है, लेकिन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनमें अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है ताकि ज़्यादा एक्यूरेट हमारे को रिफ्लेक्शन मिल सके। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो ये अंदर वाली साइड होती है, इस साइड में यहाँ हम ये वाली कोटिंग करते हैं और कलर कर देते हैं, और ये वाली जो सरफेस है, ये जहाँ पे मैंने अभी पेंसिल रखी है, ये कहलाती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इनको स्फेरिकल मिरर कहते क्यों हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, स्फीयर हम सब जानते हैं गोला, हम ये मानते हैं कि ये जो मिरर है, ये मिरर किसी एक बहुत बड़े गोले के पार्ट हैं उनमें से काट कर इनको बनाया गया है, इसलिए हम मानते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इनसे बनने वाली इमेज जो होती है उसका साइज और शेप कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उनमें से एक चीज़ तो ये है कि इनमें की ये जो कर्व्ड है, ये कर्व इनका कितना ज़्यादा है। कम है तो इमेज का साइज और शेप अलग होगा, ज़्यादा है तो अलग होगा। When a parallel beam of light is incident on the concave mirror, then a beam of light is converged on a point in front of mirror after the reflection. This point is said to be focus of concave mirror. मार्क करते चलिए जहाँ तक मैं मार्क करता चल रहा हूँ। When a parallel beam of light is incident on a convex mirror, then the rays are diverted after reflection. These reflected rays are extended behind the mirror and appears to be meet at a point. This point is said to be focus of convex mirror. The midpoint of spherical surface is called pole. We can suppose that the spherical mirror is a part of sphere. The center of sphere is called center of curvature, point C जिसको हम बताते हैं, and radius is called radius of curvature is equal to the radius of the curvature. The straight line between pole and center of curvature is called principal axis. The distance of focus from the mirror is called focal length and denoted by small f. The direction of rays are changed by increasing the distance from pole in a big spherical mirror, and the intensity of rays are finished or they cannot meet at focus. So we discuss only those spherical mirrors which have small diameter or aperture. With respect to the radius of curvature for understanding the aperture is seen to be big. Such type of mirror, the radius of the curvature is double of the focal length. इनकी इंग्लिश भैया बहुत ही भ्रष्ट है। तो क्या कहा इन्होंने, जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस तरीके से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, इसके ऊपर आप देखें स्ट्राइक करने के बाद, इंसिडेंट्स के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो कॉन्केव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को मिलती हैं, मीट करती हैं, वो कहलाता है फोकस, वो कहलाता है उस मिरर का फोकस। मिरर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है पोल, जिसको डिनोट करते हैं हम ओ से। सी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जो हमने एक बात की थी ना कि साहब ये मिरर जो है एक बहुत बड़े स्फीयर के पार्ट है, तो सेंटर क्या है? उस हाइपोथेटिकल, यानी वास्तव में वो मिरर, वो स्फीयर है नहीं, हम मान के चलने के मिरर है, दैट मीन्स हाइपोथेटिकल, उस हाइपोथेटिकल मिरर का सेंटर है। इस सेंटर से मिरर की जो दूरी है ये, यानी ओ, ये और ये यानी कि जो ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा पोल को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली डायरेक्ट लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो इसकी पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कहलाती है इसका अपर्चर। और फोकस की, यानी इस पॉइंट की जो मिरर से दूरी है, ये कहलाती है इसकी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। याद रखिए, कैपिटल एफ फोकस, स्मॉल एफ फोकल लेंथ। ये दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ध्यान रखिएगा, इन दोनों में आप गड़बड़ मत करिएगा, इनके अंदर मिक्सिंग मत करिएगा, वरना आपका वहाँ पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन गलत हो सकता है।
डायरेक्शन ऑफ रेज जो है वो चेंज किया जाती है जैसे जैसे हम डिस्टेंस पोल की से दूर होकर जाते हैं। और इंटेंसिटी जो है, तो होता क्या है कि अगर हमने इसका अपर्चर बहुत बड़ा ले लिया, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ तो है ये, और अपर्चर ले लिया हमने इसका बड़ा, यानी कि फोकल लेंथ से बड़ा अपर्चर अगर हमारा हो जाएगा तो हम उसकी स्टडी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ वो मिरर की स्टडी करेंगे जिनका अपर्चर फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोटा है। ठीक है। और इस टाइप के मिरर जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से बताते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे बताते हैं हम? कैपिटल आर से। तो आर क्या होता है? ये कैपिटल आर डबल टू द फोकल लेंथ होता है। यानी मान लीजिए कि ये वाले लेंथ की बात करें अगर हम, तो फोकल लेंथ है मान लेते हैं इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर्स। तो ये तो आपने देखा भी कॉनकेव के मामले में। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं, और रिफ्लेक्ट हुई रेज को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के बैक साइड में एक किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ये पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाएगा। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ एक्चुअली मीट कर रही थी, यहाँ एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो डाइवर्ट हो जा रही हैं, फैल रही हैं। लेकिन इनको जब हम इन मिरर को अब इन रेस को जब हम मिरर के पीछे की तरफ, कॉन्वेक्स के मामले केस में मिरर के पीछे की तरफ जब हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, बैक साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जाकर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन जिस पार्ट का, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉन्केव मिरर के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने की तरफ, सामने की तरफ हम किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की तरफ की साइड को हम बोलते हैं फ्रंट। बैक किसको बोलते हैं? जो पॉलिश्ड साइड है उसके बैक साइड को बोलते हैं बैक साइड। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये दोनों का है इन द बैक साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। In real life, big beam of light is corrected by the parabolic mirror instead of spherical mirror. For example, in a telescope, the parabolic mirror are used in headlight of vehicle so that the parallel reflected beam of light of vehicle is received by the light which is placed in the focus. In figure 9.6 A and B, we can see the focus of concave mirror is in front of mirror while the focus of convex mirror is behind the mirror. So if we take the focal length of one mirror as positive, then the focal length of other mirror taken is negative. We can use Cartesian sign length convention in reflection by the spherical mirror. रियल लाइफ में लेकिन होता क्या, हम रियल लाइफ के अंदर स्फेरिकल मिरर काम में नहीं लेते, पैराबोलिक मिरर काम में लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैराबोलिक मिरर क्या चीज़ आ गई? अब इधर तो स्फीयर जो पूरा गोला होता है जैसे हमारी बॉल, पैराबोला बोलते हैं हम उसको कि जो कुछ इस शेप का सा होता है, इसकी जो शॉर्टर साइड है, थोड़ी कंप्रेस्ड सी साइड दिखती है, इसकी रेडियस छोटी होती है और इधर की रेडियस बड़ी होती है, तो ये कहलाता है पैराबोला। रियल लाइफ में हमारे जितने भी मिरर्स होते हैं, ज़्यादातर मिरर जैसे कि टॉर्च का रिफ्लेक्टर हुआ, हमारी व्हीकल्स का जो रिफ्लेक्टर हुआ, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं। साइन लेंथ की अगर बात करें तो हम कार्टेशियन साइन लेंथ कन्वेंशन को यूज करते हैं, यानी जो मिरर है इसको तो मानते हैं, हमने पढ़ा था कार्टेशियन के अंदर ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे तो मानते हैं कि हमारा मिरर प्लेस्ड है, और जैसा कि कार्टेशियन के अंदर होता है लेफ्ट साइड को नेगेटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ये सारी चीजें काम में आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव हाइट है, ये हो गई पॉजिटिव हाइट, ये हो गई नेगेटिव हाइट। इन्वर्टेड इमेज कहलाती है नेगेटिव। और हमेशा याद रखिए रियल इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी या इस तरीके से उल्टी बनेगी। मैंने आपको पहले बताया था ये इरेक्ट इमेज कहलाती है और ये इन्वर्टेड कहलाती है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और
वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करें यहां पे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज, कॉन्केव के केस के अंदर ऑब्जेक्ट, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव साइड में है, माइनस के अंदर। और अगर हम पॉजिटिव की इसकी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं ये ओरिजिन के ऊपर है, और सोर्स कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए वो नेगेटिव साइड को है। सो इन दिस सिस्टम the pole of mirror is considered as the origin and the principal axis takes as x-axis of coordinate system. The rules are given below. Parallel of principal axis, all the distances are measured from the pole in a mirror. The object is placed at the left hand side of the incident, or the incident ray are coming from the left hand side in a mirror. All the distances measured to the right of the origin along plus x-axis are taken as positive, while those along on minus x-axis are taken as negative. For example, the distance of object in a convex and concave mirror is always negative. The perpendicular distance measured above the principal axis along plus y-axis are taken as positive, and the perpendicular distance measured below the principal axis along minus y-axis are taken as negative. तो क्या करेंगे इस सिस्टम के अंदर, हमने बात कर ली थी। अब देखें रूल्स क्या क्या है। पहली बात, पैरेलल, इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको मानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस किस पे? एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब रूल्स क्या क्या है? सारी की सारी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सारी की सारी रे हम मानते हैं इसके पैरेलल आ रही हैं, और सबकी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से। और सेकंड क्या है? सेकंड है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है, यानी ये अगर मिरर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव के अंदर ही आएगी। ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट, उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव के अंदर ही आएगी, क्योंकि वो माइनस एक्स की तरफ है। इसके अलावा राइट ऑफ द ओरिजिन सारी डिस्टेंसेस, यानी कि जैसे कि इधर अगर कुछ भी है इस साइड को, तो वो प्लस के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के अंदर हमेशा नेगेटिव होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सारी पॉजिटिव आएंगी, और इससे नीचे की तरफ यानी माइनस वाई की तरफ, माइनस वाई एक्सिस की तरफ वो आएंगी नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, सेम एज the focal length when and radius of the curvature are concave, always negative. When the image is formed in front of mirror, then the distance of image is taken as negative, and behind the concave mirror take as positive. When the image is virtual and erected, then it take positive and image is real, and invested नहीं है, inverted है, again below the principal axis take as negative. In this system, the distance of object in convex mirror taken as negative always, but the focal length and radius of curvature of convex mirror are behind the mirror, so both are taken as positive. The image is always formed behind the mirror, so the image distance always taken as positive, same as the image is formed by the convex mirror, always virtual and erected, so the size of image is taken as positive. तो ये जो रूल्स अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो जब आप रे डायग्राम बनाने चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्केव मिरर के अंदर नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट या ओरिजिन ऑफ द लाइट। उसके अलावा
इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉन्केव के अंदर हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू द मिरर आ रहे हैं, यानी ये हमेशा नेगेटिव होंगे। कॉन्वेक्स के अंदर लेकिन ये हमें सारी की सारी चीज़ें राइट हैंड टू द मिरर आ रही हैं, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से इमेज अगर फ्रंट में बन रही है, कॉन्केव के अंदर इमेज हमेशा फ्रंट में बनेगी तो इसलिए नेगेटिव में होगी। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा टू द बैक साइड ऑफ द मिरर बनती है, यहाँ बनती है इस जगह पे, यानी राइट हैंड साइड टू द मिरर बनती है, इसलिए इमेज की डिस्टेंस कॉन्वेक्स के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब यहाँ बनेगी इस जगह पे, तो यानी उसका साइज भी हमेशा हमारा पॉजिटिव के अंदर आता है, जबकि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें इमेज रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, यानी इस जगह पे बनती है। यहाँ पे यानी हम क्या करेंगे, इमेज की साइज भी हम नेगेटिव के अंदर ही लेंगे। सेकंड हमारा प्रूव करने वाला, ये भी कई बार हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। प्रूव दैट फॉर अ कॉन्केव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी हमें प्रूव करना है कि कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिगर 9.8 में रिफ्लेक्शन है कॉन्केव मिरर से। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर इज वैलिड फॉर दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी रिफ्लेक्शन के जितने भी लॉज हमने पढ़े थे और जो हमने प्लेन मिरर पे अप्लाई किए थे वो सारे के सारे स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। आरपी इंसिडेंट रे है और पी क्यू रिफ्लेक्टेड रे है, और आरपी है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये पीसी जो है, ये पीसी है हमारा नॉर्मल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है रेस्पेक्टिवली। रिफ्लेक्ट होने का ये जा रही है पी से क्यू फोकस के थ्रू होती हुई, ठीक है। ये हमने जो भी बात की वो आ गई। CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉन्केव मिरर। CP यानी ये CP जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो यानी एंगल RPC और एंगल CPQ ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास, ये दोनों इक्वल है। अब इंसिडेंट रे RP क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एंगल RPC और इज इक्वल टू एंगल PCF, एंगल RPC और एंगल PCF, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे CP इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। और PCF इसी तरीके से QPC के बराबर होगा, PCF Q PC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये PCF जो है एंगल I के बराबर है और एंगल I और एंगल R इक्वल है, तो इसलिए ये एंगल PCF और एंगल CPF इक्वल होंगे। ये एंगल R, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे हमारे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब CF की लेंथ PF की लेंथ के इक्वल होगी या आइसोसेलेस होगा। अगर मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है तो पॉइंट P जो है O के बहुत नज़दीक होगा, तो PF इज इक्वल टू OF। अब क्योंकि अपर्चर बहुत ज़्यादा छोटा है, अपर्चर के बारे में हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जिससे, तो ये P इस O के बराबर होगा, तो यानी PF इज इक्वल टू OF हो जाएगा। दोनों नज़दीक है तो इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी।
तो PF इज इक्वल टू OF, इसलिए FC तकरीबन, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेटली का, इसलिए FC जो है अप्रोक्सीमेटली OF के बराबर हो जाएगा। FC अप्रोक्सीमेटली OF के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि PF OF के इक्वल है, क्योंकि P यहाँ पे नज़दीक है, और PF और CF इक्वल है, इसलिए EF भी अप्रोक्सीमेटली OF के इक्वल हो जाएगा। अब OF जो है वो हाफ ऑफ OC है। OF बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ OC हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि OF और CF ये दोनों ऐड होकर OC बन रहे हैं, ये दोनों ऐड होकर OC बन रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बन रहे हैं, और ये क्योंकि इसका आधा है इसलिए यानी OF इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC, और OC इज इक्वल टू डबल ऑफ OF। OC यानी ये जो है डबल ऑफ OF है, यानी फोकल लेंथ की डबल है। ये हमने प्रूव कर दिया। ये कई बार इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, और आता है तो मेजर क्वेश्चन में से आता है, तो इसलिए भी आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अब आता है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। द साइज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री आफ्टर नोइंग द फोकल length and radius of curvature of convex and concave mirror. There are necessary, they are नहीं आना चाहिए, they are necessary the intersection of minimum two reflected rays for image formation. We can use the special incident ray in both mirror for deciding the position, size and nature of image. अब size और position of image जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री की सहायता से हम उसको करते हैं, और इसके लिए हमारे को फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट से आने वाली कोई सी भी सिर्फ मिनिमम 2 रे हमारे को जरूरत होती है, और हम मिनिमम 2 ही रे काम में लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम सिर्फ 2 रे लेते हैं। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पे हमारा इमेज बन रही होती है, यानी फोकल पॉइंट है। अब आता है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा? The ray AL is parallel to the principal axis is passing through the focus after the reflection and uses the path LA dash. ये तो बात थी हमारी कॉन्केव मिरर की। कॉन्वेक्स के अंदर पैरेलल रे आई रिफ्लेक्ट हुई और LA डैश पे चली गई। अगर हमने इस LA डैश को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये फोकस पे जाके यहाँ पे, तो ये फोकस पे जाके मिल रहा है, इसको एक्सटेंड किया, और यहाँ पर कॉन्केव मिरर के केस के अंदर रिफ्लेक्ट होने का रे एक्चुअल में फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कॉन्केव मिरर के केस के अंदर वो फोकस से पास होगी, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से, उसका ओरिजिन है फोकस के ऊपर। फोकसिंग रे, द रे BM इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, द रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर इस वाले केस के अंदर रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से या तो पास हुई थी या फोकस से पास होती हुई लग रही थी। इसका उल्टा होगा, अगर रे पास हो रही है फोकस से, इंसिडेंट रे अगर पास हो रही है फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पैरेलल रे इंसिडेंट थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई, यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या तो हो रही है, या यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इसका ओरिजिन फोकस पे था कॉन्वेक्स के अंदर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नॉर्मल रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है उसको क्या बोलते हैं? हम नॉर्मल रे बोलते हैं। अगर मान लीजिए रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे लौट जाएगी, यानी इधर से आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इधर ही निकल गई। सिमिलरली यहाँ पे से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, जिसको मान रहे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस साइड पे आई और वापस उसी साइड में चली गई। इसका मतलब रेज दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और दोज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक along the same path after reflection. The ray of light
come back along the same path because the incident rays incident on the mirror along the normal to the reflecting surface. अब वो रेज जो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है कॉन्केव मिरर के केस के अंदर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन क्या वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए लौट जाएंगी जिस पाथ से हुई थी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो पाथ है वो पैरेलल टू द नॉर्मल है। पैरेलल टू द नॉर्मल है, इसका अंदर नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का ही बनता है। और यही कारण है कि रे जो है सेम पाथ को फॉलो करती हुई लौट जाती है जिस पाथ से वो आई थी। फोर्थ केस है ऑब्लिक का। अब ऑब्लिक के अंदर क्या होता है? कोई भी ऐसी रे जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट O, पोल ऑफ मिरर ऑन द कॉन्केव मिरर or convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected ray obey the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis. In all the above cases, the law of reflection are obeyed. The incident ray is reflected so that the angle of reflection is equal to the angle of incidence at the point of incidence. अब अगर ऑब्लिक रे आ रही है, ऑब्लिक रे कहाँ पे? ऑब्लिक टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ रही है और आके कहाँ पे स्टैक कर रही है प्रिंसिपल के ऊपर स्टैक कर रही है। तो ये सेम एंगल, जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल को उतने ही डिग्रीज का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाएगी। सेम केस कॉन्केव मिरर के अंदर, सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।